आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1998 था। केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा। पार्टी के पास रिपोर्ट थी कि लोग सीएम से नाराज हैं। 2 महीने में ही चुनाव थे। शीला दीक्षित के हमले जितने तेज थे, बीजेपी के अंदर खाने गुटबाजी उससे भी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना खुद साहेब सिंह को हटाने की वकालत करने लगे। मामला गंभीर हो चला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत एक बैठक बुलाई। कमरे में उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन मौजूद थे। तय हुआ कि साहेब सिंह को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी होगी। साहेब सिंह भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन एक शर्त पर कि अगले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना नहीं होंगे। सहमति बन गई। तभी आडवाणी ने वेंकैया नायडू को कुछ इशारा किया। नायडू अपनी जगह से उठे और एक फोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक महिला सांसद की आवाज आई। नायडू ने उनसे कहा कि आपको प्रधानमंत्री के दफ्तर आना होगा तुरंत। कुछ ही वक्त बाद पीएमओ में एक गाड़ी आकर रुकी। सांसद आ चुकी थी। दरवाजे पर उनकी दस्तक से ही कमरे के भीतर चल रही हलचल थम गई। वो अंदर घुसी, एक नजर सब पर डाली और उनके कुछ समझने से पहले अचानक लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जगह से उठकर गंभीर स्वर में बोले, सुषमा, आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता। आप सुन रहे हैं नामी गिरामी और आज हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज की। कि जिस धोखे के प्रकरण की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी कि सीताराम केसरी नरसिंह राव को धोखा दे रहे थे, करुणानिधि मूवलाल को धोखा दे रहे थे, लालू प्रसाद यादव कैमरे पर आकर कह रहे डंडा देखकर कह दो चचा केसरी से नेता नहीं बदला जाएगा, चुनाव होगा, चलो गांव की ओर। और अंदर खाने अपने ही दल में नेतृत्व परिवर्तन के हस्ताक्षर करवा रहे थे। और एक साहसी मंत्री जिसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, आज उसका चेहरा इस मंत्रिमंडल से नदारद है। करीने से बंधी साड़ी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और मांग में सिंदूर। ये पहचान है राजनीति के पटल पर 25 बरस की उम्र से ही अपनी धाक जमाने वाली उस महिला की, जिसकी वाक्पटुता ने उसे एक बेहद सुलझी और स्पष्ट वक्ता के रूप में स्थापित किया। जो पुरुष प्रधान संसद में महिलाओं की आवाज हुआ करती थी, जो किसी भी मुद्दे पर विपक्ष का ऊंचा स्वर थी और जब सरकार में आई तो लोगों की उम्मीद बनी। उनके खिलाफ राजनीतिक मतभेद तो कई रहे होंगे, मगर मनभेद के किस्से शायद ही किसी को याद हो, जिन्हें लोग लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की लाडली कहकर पुकारते थे। नाम है सुषमा स्वराज। साल 1973 से पहले की बात है। सुषमा तब सुषमा स्वराज नहीं बल्कि सुषमा शर्मा हुआ करती थी। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी लॉ की पढ़ाई चल रही थी। कानूनी पढ़ाई तो चलती रही, मगर साथ ही मोहब्बत की पाठशाला भी शुरू हो गई। लड़के का नाम था स्वराज कौशल। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ रहे थे। दोनों पास हुए तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2 सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी का मन बना लिया। सोच समझकर यह तय किया गया कि घर वालों को सब बता देना चाहिए। लेकिन हरियाणा से आने वाली सुषमा के लिए यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रदेश में प्रेम विवाह को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। सुषमा के घर वालों को जब इस रिश्ते का पता चला तो वो इसके खिलाफ हो गए, मगर सुषमा भी प्रण लेकर आई थी कि अगर शादी करेंगी तो सिर्फ स्वराज से, और हुआ भी यही। सुषमा की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा। 13 जुलाई 1975 इमरजेंसी लगने के ठीक 16 रोज बाद दोनों की शादी हुई और सुषमा अब हो गई सुषमा स्वराज। सुषमा अपने कॉलेज टाइम से ही राजनीति में काफी सक्रिय थी। उन दिनों को उनके मित्र प्रभात रॉय याद करते हैं। जब से हम लोग मेरे ये स्टूडेंट लीडर हुआ करती थी उस समय, ये सनातन धर्म में जो पढ़ती है, जब से इसका कुछ रुझान ना वो राजनीति की तरफ हो गया था, जब इंटरमीडिएट में थी। इसके बाद ये कॉलेज आई। कॉलेज का तो आपको पता है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में चली गई थी। वहाँ ये बाकायदा जो है छात्र नेता बन गई। छात्र नेता नहीं बनी बल्कि बड़ी ऑडिटर भी बनी।
यानी कि इसने एक बार जो है इंटर, ये जो कॉलेजेस का वो रहता है यूनिवर्सिटी का कंपटीशन, उसको 3 बार सक्सेसिवली जीता बेस्ट स्पीकर का। इट्स रिकॉर्ड, स्टिल इट्स रिकॉर्ड, वरना एक बार जीत लेता तो बड़ी घटना हो जाती है। ये शुरू से पता नहीं इंस्टिंक्टिवली शी वाज अ वंडरफुल ऑडिटर। तो इसने बहुत सक्रिय हिस्सा लिया है। जब ये प्रैक्टिस भी शुरू कर चुकी थी, सुषमा स्वराज की मोहब्बत हो गई इससे। ये भी वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। स्वराज कौशल, तो दोनों की शादी हुई इमरजेंसी के पीक में। लेकिन जो खुद भी जो कौशल स्वराज जो थे वो सोशलिस्ट मिजाज के थे, और वो ज्यादा जॉर्ज के निकट थे, ये नहीं थे निकट। तो इसने बड़ा रिस्क लिया। शादी के बाद भी ये निरंतर सक्रिय रही। 1977 के मार्च महीने में देश भर में इमरजेंसी के काले बादल छट चुके थे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और साथ ही ऐलान हुआ हरियाणा के विधानसभा चुनाव का भी। अंबाला कैंट सीट से खड़ी हुई 25 साल की सुषमा स्वराज। चुनाव हुए और हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी। मंत्रिमंडल पर जब मंथन शुरू हुआ तो सुषमा का नाम भी सामने आया। देवीलाल सुषमा को मंत्री पद देने के पक्ष में नहीं थे, मगर जेपी की इच्छा और चंद्रशेखर के दबाव के आगे देवीलाल को झुकना पड़ा। सुषमा श्रम एवं रोजगार मंत्री बनी। 3 महीने बाद ही सुषमा के कानों में एक खबर पड़ी। खबर यह कि मुख्यमंत्री देवीलाल सुषमा को मंत्री पद से हटाने वाले हैं। वो तुरंत पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के पास पहुंची। कहा, देवीलाल मुझे मंत्री पद से हटाएं, उससे पहले ही मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी ताकि मेरी साख पर कोई आंच ना आए। चंद्रशेखर समझ चुके थे कि नई नई राजनीति सीख रही सुषमा मंत्री पद छिन जाने के डर से घबरा रही हैं। चंद्रशेखर ने सुषमा को भरोसा दिलाया कि देवीलाल पार्टी की सहमति के बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस मीटिंग को बीते कुछ ही वक्त हुआ था कि मीडिया में खबर आने लगी। खबर वही जिसने सुषमा को परेशान कर रखा था। देवीलाल ने एक जनसभा में सुषमा को अयोग्य बताते हुए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। सूचना मिलते ही चंद्रशेखर ने देवीलाल को मिलने के लिए बुलाया और अपना निर्णय वापस लेने को कहा, मगर देवीलाल अपने फैसले पर अड़े रहे। बहस बढ़ी तो चंद्रशेखर गुस्से से तिलमिला उठे। देवीलाल से कहा कि अगर सुषमा कैबिनेट मंत्री नहीं रही तो देवीलाल भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते यह उनका अधिकार है कि देवीलाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। देवीलाल इसके लिए तैयार नहीं थे। भागे भागे अपने राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे, सारी बात बताई। चरण सिंह ने इस विषय पर चंद्रशेखर से जवाब मांगा। जवाब मिला भी। बताया गया कि पार्टी से बात किए बिना देवीलाल ने जनसभा में ही सुषमा को बर्खास्त कर दिया। ये सुनकर चरण सिंह गुस्से से लाल हो गए और चंद्रशेखर से कहा कि देवीलाल को तुरंत बर्खास्त करो। देवीलाल के लिए स्थिति अब इधर कुआं और उधर खाई वाली हो गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 25 साल की लड़की के चलते उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विपत्ति आन पड़ेगी। उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुषमा स्वराज को फिर से श्रम और रोजगार मंत्री का पद मिला। 1977 के बाद से कभी भी सुषमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने जीवन में कई दफा मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, विधायक रही। प्रभात रॉय। लेकिन इसका कैरियर 77 से बहुत ब्राइट है। ये 3 बार तो विधानसभा की मेंबर रही, अंबाला कैंट से चुनी गई। दूसरा रिकॉर्ड इसने बनाया 25 साल की उम्र में एमएलए बन गई। और तीसरा रिकॉर्ड ये बनाया कि 25 साल की उम्र में ये पहली कैबिनेट मिनिस्टर है जो 25 साल की उम्र में बनी है। फिर ये जो है अपना, और ये चली गई भारतीय जनता पार्टी में। स्वराज कौशल नहीं गए भारतीय जनता पार्टी में, ये तो पूरी तरह से कार्यरत हो गई। फिर ये 7 बार तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई, आपको बताइए। चीफ मिनिस्टर भी बनी दिल्ली की, हालांकि वो दिल्ली हार गए थे। सुषमा का ध्यान अब केंद्र की राजनीति पर टिका था, मगर पिछले 10 साल में लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी सुषमा के हौसले जवाब देने लगे थे। तभी उन्हें बीजेपी की ओर से राज्यसभा भेजने की शुरुआत होती है। 1990 में सुषमा राज्यसभा पहुंची, मगर ख्वाब अब भी लोकसभा फतह करने का था और पूरा हुआ ये 1996 में। साउथ दिल्ली की लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल को सुषमा ने 1 लाख वोट के अंतर से हराया। सुषमा लोकसभा पहुंची और उनके ऑफिस के बाहर लिखी थी नई जिम्मेदारी, सूचना प्रसारण मंत्री। मगर यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि बस 13 दिनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर गई। मगर इन 13 दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि संसदीय कार्यवाही घर घर पहुंच गई। सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद को टीवी पर लाइव करने का फैसला किया और कुछ रोज बाद देश ने एक पुरुष प्रधान संसद में लोहा लेती एक महिला की गरजती आवाज को सुना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पेंडिंग केसेस के बारे में नहीं है। ये ऐसे ही हो गया। आखिर 4 लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है,
शुगर स्कैंडल गायब है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंडोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मारकर कह देने से ये नहीं होगा अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला। 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और सुषमा साउथ दिल्ली से सांसद बनकर पहुंची, लेकिन इस बार और बड़े जीत के अंतर के साथ। वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री थी। उन्हें यह पद भी जल्द ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। सुषमा अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने शुरुआत को नहीं भूली और रिश्ते को हमेशा तवज्जो देती रही। प्रभात रॉय ने सुषमा से जुड़ा अपना एक किस्सा साझा किया है, सुनिए। मुझे ये बात जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, ये कभी अपने बचपन को नहीं भूली, अंबाला कैंट को नहीं भूली, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसको बड़ा पद मिला, बड़े 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 सफलताएं मिले जीवन में, पीछे तो मुड़ के देखा ही नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जब मैं मिलने गया इनसे तो बड़ी भावुक होगी, तो मैंने कहा अभी तो मैडम जी होगी, 80 साल, चिंता ना करो। मैं कभी मैडम कहता था, टोक देती थी मुझे। ये जो रिलेशनशिप का जो पुराना बचपन का भाव था ना, ये बड़ा कष्ट करता था। कभी कोतवाली नहीं आई उसके अंदर मिनिस्टर होने के बाद। पावर का कोई होता है ना, पावर इंटॉक्सिकेशन पैदा करती है, दौलत और पावर नहीं छू नहीं गया था, दूर दूर तक नहीं छू गया था। साल 2014 अब करीब था। लोकसभा चुनाव दहलीज पर थे। सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी। उधर 2012 में तीसरी दफा गुजरात जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी लगभग ठोक चुके थे, मगर पार्टी के भीतर ही एक धड़ा था जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मोदी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह धड़ा लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहता था, और इसी धड़े का हिस्सा थी सुषमा स्वराज। सुषमा उस वक्त आडवाणी के सेनापति की भूमिका में स्थापित हो चुकी थी। तभी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात शुरू हुई। आडवाणी खेमा मोदी को यह जिम्मेदारी किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं था। मई 2013 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और पहली बार ऐसा हुआ कि आडवाणी बैठक में शामिल नहीं हुए, केवल इस उम्मीद के साथ कि अगर वो बैठक में नहीं जाएंगे तो मोदी के चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने का फैसला टल जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर लोग मोदी के पक्ष में थे और सुषमा आडवाणी की खेली हुई बाजी पलट चुकी थी। बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लगी और वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने। अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला होना था। इसे लेकर पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। आडवाणी गुट बहुमत में दिख रहा था। वहीं मोदी के उम्मीदवार बनने की संभावना से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने की धमकी दे रहे थे। सुषमा ने उन्हें आश्वस्त किया कि संसदीय बोर्ड में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, मगर जब सुषमा बोर्ड की बैठक में पहुंची तो उन्हें अंदाजा हो गया कि मोदी ने बाजी फिर से पलट दी है। सुषमा की आंखों में गुस्सा था और अपने गुरु को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बना पाने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जब लगभग सारे मोदी के पक्ष में खड़े थे तो वहीं सुषमा अभी भी अपने रुख पर कायम थी। उन्होंने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा था, जिन लोगों ने भी आज आडवाणी जी का साथ छोड़ा है तुम सब पछताओगे। मेरी असहमति औपचारिक रूप से दर्ज करो। मैं कल भी आडवाणी जी के साथ थी और आज भी उनके साथ वैसी ही खड़ी हूं। बोर्ड की मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद सुषमा मीटिंग से चली गई। उस रोज नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रस्ताव तो जरूर पारित हुआ, मगर एक महिला की जोरदार असहमति के साथ, जिसे आने वाले दिनों में मोदी अपने कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाने वाले थे। सुषमा की कार्यशैली की हमेशा तारीफ होती है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी रहे जब उन्होंने खुद को सवालों के घेरे में पाया। फिर वो चाहे वाकया तत्कालीन आईपीएल के शुरुआती दौर में उसके चेयरमैन रहे ललित मोदी पर लग रहे घोटाले के आरोप का हो, जब सुषमा ने उन्हें भारत से बाहर जाने की मंजूरी दे दी थी, या फिर वो किस्सा जब उन्होंने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। ऐसे और भी कई किस्से हैं जिन पर सुषमा को आज भी घेरा जाता है और शायद आगे भी घेरा जाएगा। मगर सुषमा का जीवन केवल इतना भर नहीं है, उस पर घंटों बातें की जा सकती हैं। वो परिवार उन्हें कभी नहीं भुला सकते जब विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा ने विदेश में फंसे लोगों को भारत लाने में जान लगा दी थी। वो एक ट्वीट पर लोगों के लिए उपलब्ध रहती थी। नेता कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे।
यही राजनीति का दस्तूर है। लेकिन राजनीति की सुषमा एक थी और एक ही रहेंगी। आज के नामी गिरामी का सफर यहीं खत्म होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर ईमेल करके। किसी और शख्सियत पर आप चाहते हैं कि हमें नामी गिरामी करना चाहिए तो इसी पते पर हमें खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।